तो स्टूडेंट्स आज अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 फंड फ्लो का। और फेयर डील्स लिमिटेड का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट का टोटल आपको दे रखा है 53,30,000 एंड 48,20,000। और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस एंड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड समथिंग न्यू मोर। तो देखो, सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको बनाना है। करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, लेस कर दिया, वर्किंग कैपिटल निकल गई और हम देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल कम हो गई है, तो इसको लिखा गया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वो 65,000 यहाँ भी आ जाएगा, दो जगह टैली हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देन अपना बनेगा एक तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, और फिर इसके सपोर्ट में वर्किंग नोट बनेंगे आपके एडजस्टेड P&L, और आपको रिजर्व एंड सरप्लस की भी जरूरत इस क्वेश्चन में पड़ेगी। और फिक्स्ड एसेट्स के लिए नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, तो उसका भी आपको अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ की जरूरत अपन को पड़ती है उस हिसाब से अपन क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे कहा गया है ₹2 लाख ऑफ डिबेंचर वर कन्वर्टेड इनटू शेयर एट पार। देखो, जब आप डिबेंचर को कन्वर्ट करते हो शेयर्स के अंदर, तो एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो डिबेंचर भी नॉन करंट है और शेयर कैपिटल भी नॉन करंट है। जब दोनों नॉन करंट होते हैं ना, फंड फ्लो नहीं होता। ध्यान देना, दोनों करंट होंगे तो भी फंड फ्लो नहीं होगा, दोनों नॉन करंट होंगे तो भी फंड फ्लो नहीं होगा। फंड फ्लो तभी हो सकता है जब एक आइटम करंट हो और एक नॉन करंट हो, तभी फंड फ्लो होगा। ये रूल आप याद कर लें कि फंड फ्लो कब होता है? जब एक डेबिट क्रेडिट में से एक आइटम करंट हो, एक नॉन करंट। वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक करंट होना चाहिए, एक नॉन करंट होना चाहिए। दोनों नॉन करंट है जैसे कि यहाँ है, तो फिर फंड फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन में फंड फ्लो नहीं होगा, तो इसको अपन फंड फ्लो में नहीं लेंगे। आगे, शेयर ऑफ 2 लाख वर इशू टू शेयर होल्डर एज ए बोनस शेयर। बोनस शेयर दे दे तो बोनस शेयर वो होते हैं जो कंपनी फ्री में इशू करती है। ये कंपनी के लिए नुकसान है। कंपनी एंट्री करेगी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर है तो उससे भी पैसा निकाल सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2 लाख के बोनस शेयर आपने इशू कर दिए। ध्यान देना, ये भी दोनों नॉन करंट है, ये भी नॉन करंट है और ये भी नॉन करंट है, करंट तो है नहीं। तो जब दोनों नॉन करंट है तो इससे भी फंड फ्लो नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 1 से फंड फ्लो नहीं होगा, पॉइंट नंबर 2 से फंड फ्लो नहीं होगा। फिर लिखा है ₹1 लाख शेयर वर इशूड टू वेंडर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हु हैड सप्लाइड अ मशीन ऑफ 120। किसी ने हमको मशीन दी है 120 की और हमने उसको 1 लाख के शेयर दे दिए। तो जब मशीन खरीदी होगी तो एंट्री क्या की होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। 1,20,000 की आपने एसेट्स खरीदी है, तो मशीनरी भी नॉन करंट तो ये आपका एक बार तो इससे फंड फ्लो नहीं होगा। और देन वेंडर को आपने शेयर कैपिटल दिया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1,20,000। आपने उसको जो शेयर दिए हैं वो दिए 1 लाख के, टू शेयर कैपिटल 1 लाख। और अब आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, तो 20,000 रुपये क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैलेंसिंग फिगर में अपने आप हो गया। 20,000 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपने आप हो गया। अब देखते हैं इसको अकाउंट में कैसे दिखाया है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से तो कोई था नहीं, और 4,20,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास पड़े थे। सिक्योरिटी प्रीमियम के जो 20,000 अभी आए आपके पास, कौन से वाले? ये वाले। ये 20,000 भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ही लिया है, तो ये 20,000 रुपये भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ गए। फिर आपने रिजर्व एंड सरप्लस से शेयर कैपिटल इशू किया, बोनस शेयर, जो आपने एंट्री की रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका यहाँ डेबिट हो गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। और रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4,70,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने 2,30,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस में पैसे लाए हैं, तो 2,30,000 रुपये आप P&L से लाए हैं, और ये बात P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगी 2,30,000। इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 2,30,000 रुपये आपने P&L से निकाल के रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर किए हैं। रीजन ये है कि आपको 2 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू करने थे। और देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक मशीन जो 50,000 की थी, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, उसको हमने 20,000 में बेच दिया। अब 30 की चीज 20 में बेच दी, तो 10 का आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो आपको इसके लिए मशीनरी का फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। बाय बैंक करके बेचा 20,000 में, 10,000 का आपको लॉस हो गया। और 50,000 की जो मशीन थी वो 30,000 की बुक वैल्यू है। इसका अंदर प्रोविजन फॉर डेप्शन 20,000 है। इसने बाय डेप्शन लिखा है, इसको बाय डेप्शन ना लिखें, इसको बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखें। इसको बाय प्रोविजन फॉर डेप्शन लिखें।
इससे क्या हुआ, अच्छा फिक्स एसेट्स अपन ने 1,20,000 की खरीदी भी थी, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग है जो अपन ने किया था। देखो ये देखो यहाँ देखो ये रहा। अगर मैं यहाँ वेंडर से वेंडर काट दूं तो ये एंट्री बनेगी क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसी बात की पोस्टिंग वहाँ की गई है, मशीनरी अकाउंट यानी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दोनों फिगर भी आ गए। और कुछ क्वेश्चन में कह नहीं रखा, तो देखो मशीनरी की डेबिट साइड का टोटल इतना है, क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है तो बढ़ गई है मशीन। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने परचेज की है। तो 4,05,000 की बैलेंसिंग घर में आपकी क्या आ गई, परचेज आ गई। अब आप इसको इजीली दिखा सकते हो, 4,05,000 की परचेज है, उसको आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाइए। 20,000 की आपने बेची है, उसको भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाइए। और ऐसे तो आपने खरीदी भी है शेयर के थ्रू, लेकिन ये भी नॉन करंट और ये भी नॉन करंट, तो ये बात फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आ सकती। अब ये 20,000 रुपए का जो प्रोविजन फॉर डिडक्शन है, ये प्रोविजन फॉर डिडक्शन में जाएगा। ये डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और ये 20,000 रुपए वहां से आ गया। बैलेंसिंग वर्ड में निकला बाय पीएनएल, यानी पीएनएल से आपने 1,60,000 रुपए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए चार्ज किए। ध्यान देना इसमें पूरा नाम नहीं लिखा है, आप इसको सिर्फ डेप्रिसिएशन ना लिखें, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। 1,60,000 रुपए आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए पीएनएल से चार्ज किए, तो ये बात आपको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखानी पड़ेगी, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,60,000 रुपए। और लॉस जो 10,000 का हुआ था वो भी दिखा दो, तो वो भी आपका हो गया। नाउ अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। और एडजस्टमेंट में क्या दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी वर डिस्पोज ऑफ फॉर 36,000, तो ये तो आपका शेड्यूल में ही आ गया होगा। तो जब शेड्यूल में आप मार्केटेबल सिक्योरिटी दिखा चुके हो तो और तो कोई एडजस्टमेंट कंसर्न करना ही नहीं है, तो ये एडजस्टमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये आपका कोई काम आएगा ही नहीं। तो अब देखो, एक तो यार नोट्स टू अकाउंट्स में अगर अपन देखें तो बैलेंस तो अपन ने लिख दिया। अब ये जो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं, ये 1,00,000 से 50,000 हो गया, यानी इंटेंजिबल एसेट्स आपके रिटर्न ऑफ हो गई 50,000 रुपए। तो आप इसे पीएन की डेबिट साइड में दिखा देंगे, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 रुपए। ये आपका पीएनएल का ओपनिंग 380 और 4,00,000 क्लोजिंग जो है वो आपको दे रखा है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। वो बैलेंस आपको दे रखे हैं 380 और 4,00,000, ये बैलेंस आपको दे रखे हैं। देखो ये जो बैलेंस है ना, ये रिजर्व का है, ये बैलेंस लिख दिया इन्होंने, ये रिजर्व का बैलेंस है और ये पीएल का बैलेंस है। तो ये रिजर्व में आएगा 420 और 470, और ये 380 और 4,00,000 जो है ये पीएल में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अपन ने देख ही लिया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट अपन ने बना लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपन ने बना लिया, नीचे के एडजस्टमेंट सारे देख लिया। अब ऊपर से चालू होते हैं। शेयर कैपिटल 2,00,000 से 25,00,000 हो गई, 5,00,000 रुपए बढ़ गए, तो इशू हुआ 5,00,000। लेकिन इन्होंने लिखा है कि 2,00,000 तो यहाँ डिबेंचर को कन्वर्ट में हुई है, और 2,00,000 आपने यहाँ बोनस शेयर दिए हैं, तो 4,00,000 तो इसी में पूरी हो गई, और 1,00,000 के आपने मशीनरी खरीदी तो 5,00,000 तो इसी में पूरे हो गए। तो इसीलिए आपका कोई भी इश्यू ऑफ शेयर जो है वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या देखें, इसके लिए इन्होंने अकाउंट भी बनाया, अगर आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल का अकाउंट बना हुआ है, ये रहा। शेयर कैपिटल आपसे 20 से हो गई 25,00,000, और ये 5,00,000 कैसे हुए, देखो डिबेंचर के थ्रू, बोनस शेयर के थ्रू और फिक्स्ड एसेट के थ्रू। तो ये तीनों ही आइटम नॉन करंट हैं और ये भी नॉन करंट है, तो फिर फंड फ्लो हो गई नहीं, इसीलिए फंड फ्लो नहीं हुआ। अब आप बैलेंस शीट में एक एक आइटम देखते जाइए क्या क्या कहता है। 10,00,000 से 8,00,000 के डिबेंचर हो गए, वो कन्वर्ट किए थे, उनका है। लोन 3,00,000 से 2.5 लाख का हो गया, इसका मतलब आपने 50,000 का लोन का जो है वो पेमेंट कर दिया। तो 50,000 के लोन का पेमेंट आप यहाँ दिखाएंगे, मोर्गेज लोन का पेमेंट है 50,000 रुपए, ये आपने यहाँ दिखा दिया। और क्या कहा है देखें अपन, और आपको कहा है मोर्गेज हो गया, करंट लायबिलिटी तो अपने शेड्यूल में दिखाई दी होगी, फिक्स्ड एसेट्स अपन ने दिखाई दी। इन्वेस्टमेंट देखो 1250 से 1350 हो गए, यानी 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे, और करंट एसेट्स तो शेड्यूल में पूरी दिखाई दी होगी, तो उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है। बस 1,00,000 के आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे, ये और दिखा दो। तो ये आप 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट दिखा दो, ये इन्वेस्टमेंट परचेज 1,00,000 रुपए। अब क्वेश्चन में और कोई चीज बची नहीं है, मशीनरी का लॉस अपन दिखा चुके हैं। तो अब क्या होगा, बैलेंसिंग फिर में आपका निकलेगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब आप देखेंगे कि
पेमेंट्स ज़्यादा हैं और रिसिप्ट्स कम हैं, तो इसका मतलब आपने पेमेंट ज़्यादा कर दिए तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, तो बैलेंसिंग फिर में निकलेगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 65,000, और ये 65,000 वही 65,000 होगा जो कि यहाँ निकला है। तो ये कॉमन है, ध्यान देना, ये 3 जगह टैली होता है। ये 65,000 यहाँ भी टैली हुआ, ये 65,000 यहाँ भी टैली हुआ, और ये 65,000 यहाँ भी टैली हुआ। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक रूल इसके लिए मैं आपको और बता दूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए ध्यान देना, फंड फ्लो के चैप्टर में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड शुड बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, तो इनको हमेशा करंट लायबिलिटी ही मानना है, और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दे रखा है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि एडजस्टमेंट तो अपन को कंसीडर करना ही नहीं है इसका, तो इसलिए इनको करंट लायबिलिटी मानना है। इस चैप्टर में टैक्स एंड डिविडेंड का कोई एडजस्टमेंट कभी भी कंसीडर आपको नहीं करना है। जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 13 में देख सकते हैं, यहाँ आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखे हैं करंट लायबिलिटी के हेड में, तो डिविडेंड और टैक्स दोनों को करंट लायबिलिटी माना गया है, और इसीलिए इसको यहाँ करंट लायबिलिटी में दिखाया गया है शेड्यूल के अंदर। चेक करो, अब इसको करंट लायबिलिटी मान लिया, जब इसको करंट लायबिलिटी मान लिया तो कंपनी के जो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखे हैं टैक्स पेड वगैरह, ये सब इग्नोर्ड हो जाएंगे, ये आपके कोई काम नहीं आएंगे। तो आप चेक कर लो, टैक्स पेड को यूजेस में कहीं भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इनको करंट लायबिलिटी यहाँ मान लिया गया है। तो ध्यान देखिएगा, इस पूरे चैप्टर में टैक्स एंड डिविडेंड को हमेशा शेड्यूल में दिखाना है, करंट लायबिलिटी मान लिया है, इसलिए उसको एडजस्टमेंट में कहीं भी कंसीडर नहीं करना है। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 16 देख रहे हैं, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल है 10,60,000 एंड 7,70,000, और नोट्स टू अकाउंट्स में आपको रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, एक डिस्काउंट का भी बैलेंस जो है वो आपको दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन में सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 5 की इन्वेंट्री विच वाज वैल्यूड 90,000 इन 14-15 वाज रिटर्न अप टू कॉस्ट 1 लाख फॉर प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट ऑफ P&L इन 15-16, यानी आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 90,000 पे वैल्यूड है, जबकि उसकी वैल्यू जो है 1 लाख है, यानी वो 10,000 रुपये कम पे वैल्यूड किया गया। इसीलिए आप चेक करो, जब आपने ओपनिंग करंट एसेट ली, आपने ओपनिंग करंट एसेट आपको जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 230, है ना, और वो 10,000 कम वैल्यूड थी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कम वैल्यूड था, तो वो 10,000 रुपये आपने करंट एसेट्स में यहाँ जोड़े, और 230 की जगह यहाँ कितना लिखा, 250 लिखा है, 240 की जगह कितना लिखा, 250 लिखा है, क्योंकि 10,000 रुपये आपने जोड़ लिए। देखो 240 दे रखा है, ये 240 में 10 जोड़े तो ये कितना हो गया करंट एसेट्स, 250 हो गया। तो जब भी इस तरह से अंडर वैल्यूड हो तो आपको उसको बढ़ाना है, और अगर ओवर वैल्यूड हो तो घटाना है, यानी हमेशा नॉर्मल प्राइस पे दिखाना है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो स्टॉक को हमेशा नॉर्मल प्राइस पे दिखाना है, यानी अगर वो अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ाना है, और अगर वो ओवर वैल्यूड है तो उसे कम करना है, यानी उसे नॉर्मल प्राइस पे दिखाना है। तो एक एडजस्टमेंट तो उसका हमेशा कहाँ हो जाता है, शेड्यूल के अंदर। दूसरा होता है P&L के अंदर, वो कैसे होता है वो बताता हूँ। तो देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ कि ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, और क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता है। तो 2 जगह होता है, एक तो होता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, और एक होता है एडजस्टेड P&L में। ये लिख भी लेना और याद भी कर लेना। अगर ओवर वैल्यूड है तो शेड्यूल में उसको लेस करो, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ाओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसे कम करो, और अगर कम वैल्यूड है तो उसे बढ़ाओ। यहाँ तो करेक्शन हो गया शेड्यूल के अंदर, तो और कुछ नहीं है। एडजस्टेड P&L में समझना है तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया, पहली कंडीशन ले रहे हैं, तो ये आपकी डेबिट साइड होती है, और यही आपकी एक्सपेंस साइड भी होती है, और ये क्रेडिट साइड होती है, और यही आपकी इनकम साइड होती है। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया तो एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए तो ये आपके लिए नुकसान हो गया, तो ये आएगा एडजस्टेड P&L की डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक यदि कम हो गया, यानी डेबिट साइड कम हो गई, एक्सपेंसेस कम हो गए, एक्सपेंसेस कम होना आपके लिए फायदा है, एक्सपेंसेस कम होना आपके लिए फायदा है, तो ये P&L अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट साइड में। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो क्रेडिट साइड बढ़ गई, क्रेडिट साइड बढ़ गई तो इनकम बढ़ गई, तो ये आपका P&L की क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया,
अंडर वैल्यूड हो गया तो क्रेडिट साइड कम हो गई, यानी इनकम कम हो गई। इनकम कम होना आपके लिए लॉस है, लॉस है तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। इस तरीके से ये शेड्यूल जो आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि ये चीज शेड्यूल में कहाँ आएगी और ये चीज पीएनएल में कहाँ आएगी। तो समझनी भी है और याद भी रखनी है। ये स्टेटमेंट अपने नोट्स में बना के रख लीजिएगा। तो हमारे तो क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया तो हमारी तो ये कंडीशन हो गई। तो ये 10,000 रुपये पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे। तो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में देखें, ये रहा बाय ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड हुई थी 10,000 रुपये की। ये बात आप पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और 10,000 रुपये आप ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर भी दिखाएंगे। देखिए पहला तो मशीन का एडजस्टमेंट है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। डिविडेंड को तो इग्नोर करना है क्योंकि वो करंट लायबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वही पहले वाला है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको नीचे दे रखा है 150 और 190। अब देखो ये एक अलग टाइप का एडजस्टमेंट हो गया। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो उसे फिक्स्ड एसेट्स के बैलेंस में ऐड करना पड़ता है। ये देखो दोनों जगह ऐड किया है। वापस बोल रहा हूँ, यदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देखो ये दे रखा, तो इसे एसेट्स में वापस से ऐड करना पड़ता है जिससे कि एसेट्स आपकी कॉस्ट प्राइस पे बन जाए और देन आपको वहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो ये एक नई चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब एडजस्टमेंट में दे रखा हो तब ये चीज एड बैक होती है एसेट्स के अंदर, इससे एसेट्स जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस पे बन जाती है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो आप देखिए प्रेफरेंस शेयर का कितना पेमेंट हुआ है। प्रेफरेंस शेयर आपके 2 लाख थे, वो 1 लाख हो गए, यानी 1 लाख का रिडम्पशन हो गया। और वो 5% प्रीमियम पर हुआ है, यानी 1,05,000 रुपए का पेमेंट हुआ है। इसीलिए आप यहाँ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिखा रहे हैं 1,05,000। अब आपकी लायबिलिटी 1 लाख की थी और आपने पेमेंट जो 1,05,000 कर दिया, तो ये 5,000 रुपये ज्यादा पेमेंट कर दिया। ज्यादा पेमेंट करना आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ दिखाया जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000 रुपये। इस क्वेश्चन में पीएनएल दे नहीं रखा है, दैट्स वाई पीएनएल की जगह दूसरा प्रॉफिट रिजर्व को ले लिया गया। इसलिए एडजस्टेड पीएनएल की जगह एडजस्टेड रिजर्व एंड सरप्लस लिखा गया। उससे परेशान नहीं होना है। और 5,000 रुपये आपने पेमेंट ज्यादा किए हैं, ये आपके लिए लॉस है, इसलिए ये बात पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ दिखाई दी है। इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट अपन ने कर ही लिया। ध्यान दें इसका एडजस्टमेंट आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, 10,000 से 15,000 हो गया, यानी 5,000 रुपए का प्रोविजन बढ़ गया, यानी आपने 5,000 रुपए का प्रोविजन बनाया है तो वो नुकसान है आपके लिए। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपए आपके यहाँ आ जाएंगे। ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए लॉस हो गया।